Good evening, everyone. सर्कुलर मोशन का एक्सरसाइज 1 आज हम लोग को करना था डिस्कस। तो चलो स्टार्ट करते हैं। चलो एक्सरसाइज 1 में फिर बताना शुरू करो ना। भावेश, टेस्ट वाले डाउट मुझे व्हाट्सएप पे भेज दो ना, वो सॉल्व करके भेज दूंगा। टेस्ट वाले डाउट के सलूशन उस पे भी होंगे, ऐप पे भी रहते हैं। ट्वेंटी वन से स्टार्ट किया करो, ठीक है, ओके ठीक है भावेश, भेज दो ना, मैं समझाता हूँ। 10th है पहला, 10 देखो सभी। क्वेश्चन नंबर 10 में देखो क्या है। मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड एवरेज वेलोसिटी of the top of the second hand of a clock of dial radius 25 centimeter during 10 सेकेंड ना। देखो हमें ये बोला जा रहा है कि हम लोगों को कोई क्लॉक बोला गया है जिसमें सेकेंड वाला जो निडल होता है उसका रेडियस दिया है, तो 10 सेकेंड में ये कितना डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा और एवरेज वेलोसिटी पूछा गया है ना। 10 सेकेंड में कहाँ पहुंच जाएगा, अगर निडल यहाँ पर है तो 10 सेकेंड में कहाँ पहुंचेगा, 15 सेकेंड में यहाँ पहुंचेगा ना, 15 में। 10 सेकेंड में मान लो कुछ थीटा एंगल घूम के यहाँ आ जाएगा ना, तो ये हमारा जो होगा वो डिस्प्लेसमेंट होगा ना। अगर ये आर होगा तो ये डिस्प्लेसमेंट कितना बोल सकते हो आप, एक परपेंडिकुलर डाल दो। एक परपेंडिकुलर डालोगे तो ये एंगल थीटा बाई 2 आ जाएगा ना, ये थीटा बाई 2 होगा, ये परपेंडिकुलर डाला हुआ है तो ये आर है, तो ये कितना आएगा, आर साइन थीटा बाई 2। थोड़ा अच्छे से डायग्राम बनाता हूँ, एक मिनट ना। अगर मान लो 10 सेकेंड में निडल कुछ यहां से यहां गई है ना, कितना थीटा घूमी वो अभी हम निकाल लेंगे ना, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट ये हो जाएगा, परपेंडिकुलर डाल दो आप, ये थीटा बाई 2 हो जाएगा ना, हाफ एंगल, ये आर है तो इतना हाफ साइड कितना आ जाएगा, इतना पार्ट आर साइन थीटा बाई 2। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 2r साइन थीटा बाई 2 ना, ये हो जाएगा। और थीटा कैसे निकालोगे, 2r साइन थीटा को लिख दोगे ओमेगा टी। ओमेगा आपको निकालना है ना, ओमेगा कैसे निकालेंगे, सेकेंड वाली निडल पूरा ये 2 पाई एंगल घूमने में कितना टाइम लेती है, सेकेंड वाली निडल जो है वो एक सर्कुलर मोशन कितनी देर में कर लेती है, पता है किसी को, सिद्धेश बताएगा। सिद्धेश पता, सर्कुलर वाली जो निडल है, सेकेंड वाली जो निडल होती है, एक सर्कल कंप्लीट करने में कितना टाइम लेती है। अबे सिद्धेश, 2 पाई रूट एल बाई जी होता है, वो 2 पाई लगाना भूल गए तुम। और वो किसका रहता है, पेंडुलम का रहता है ना, ये टाइम पीरियड जो तुम बता रहे हो। अभी हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, वॉच की बात कर रहे हैं। तुम्हारे हाथ में जो वॉच है उसमें पेंडुलम थोड़ी लगा होगा, हाथ में जो वॉच पहनते होगे रिस्ट वॉच, उसमें जो सेकंड वाली निडल है वो कितनी देर में घूम जाती है,
60 सेकेंड में घूम जाती है ना भाई। सिद्धेश क्या कर रहा है तू, पेंडुलम बना दिया तूने उसको। 60 सेकेंड में सेकेंड वाली निडल पूरा एक रोटेशन कंप्लीट कर लेती है ना। तो मतलब 2 पाई एंगल घूमने में कितना टाइम लगा, 60 सेकेंड। तो ओमेगा कितना आया, थीटा बाई टी लगा दिया। एक सेकेंड में कितना एंगल घूम जाएगी, 2 पाई बाई 60 ना। एक सेकेंड में कितना घूम जाएगी, 2 पाई बाई 60। ओमेगा सबको समझ आया। तो 10 सेकेंड में कितना एंगल घूम जाएगी, ओमेगा इंटू टी कर देंगे ना। तो ये आ जाएगा पाई/3। नहीं, ये पूरे थीटा की वैल्यू आ गई, ये थीटा की वैल्यू आ गई। हमें यहाँ पे कितना चाहिए, थीटा/2। श्रेयस जाने दे भाई, इसने कोई डाउट सुना नहीं। तो ये कितना आ जाएगा, 2r sin θ/2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पाई/6। आर दिया है, पाई/6 की वैल्यू पता है, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। क्लियर है सबको। अगर डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा तो एवरेज वेलोसिटी के लिए क्या करेंगे, एवरेज वेलोसिटी कितनी होती है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। डिस्प्लेसमेंट निकाल लिया, टाइम दिया हुआ है, वेलोसिटी भी आ जाएगा। हाँ सिद्धेश जाने दे भाई, एवरेज वेलोसिटी समझ गए। नेक्स्ट बताओ। श्रेयस ऐसा चमत्कार कैसे हो गया। एक्सरसाइज 1 तो इसका बहुत छोटा है यार, 30 क्वेश्चन ही है, मुझे लगा बड़ा होगा। अरे वाह। सिद्धेश किसका फर्स्ट स्टेप पूछ रहा है, ये डी निकालने का। डी निकालने के लिए देखो ऐसे सोचा हमने, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल लिया, ये आर है, ये θ/2 है ना, ये पूरा डिस्प्लेसमेंट डी है। तो ये d/2 है ना, इसको कैसे निकालेंगे। तो हमें साइन थीटा इक्वल टू फॉर्मूला पता है, साइन थीटा इक्वल टू अपोजिट साइड अपॉन में हाइपोटेन्यूस। तो d/2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, r sin θ/2। तो d कितना आ जाएगा, 2r sin θ/2। ठीक है, चलें अगले क्वेश्चन पे। अगला वाला ध्रुविल ने पूछा है, 12th वाला। 12th में क्या है, अ पार्टिकल मूव फ्रॉम पॉइंट P टू Q in a path as shown along the perimeter of a circle of radius r. If the time taken by particle from P to Q through P1 is equal to t, the average angular speed over the time t is। एवरेज एंगुलर स्पीड पूछी गई है, टोटल कितना एंगल घुमा है, P से Q तक जाने में एंगल कितना घुमा पार्टिकल। ध्रुविल बेटा एंगल बताओ, P से पहले P डैश तक गए, फिर वापस आ गए Q पर। तो पार्टिकल कितना एंगल घुमा, पहले पार्टिकल यहां था तो रेडियस वेक्टर यहां था, फिर रेडियस वेक्टर यहां आ गया, तो कितना एंगल घुमा टोटल P से Q जाने में। ध्रुविल कहाँ है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, पाई/2। और टाइम कितना लगा है पूरा P से Q तक जाने का, टाइम कितना लगा है P से Q तक जाने का, टोटल t टाइम लगा ना, वो चाहे जैसे गया हो, टाइम टोटल t लगा। तो एवरेज एंगुलर स्पीड क्या होती है, टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। यहाँ पे वैल्यू डाल दो, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम। हो जाएगा। नेक्स्ट बताओ। नेक्स्ट 18।
अगर 1 जल्दी हो जाएगा तो जिनको 2 डिस्कस करना होगा वो भी थोड़ी देर कर देंगे ना। क्वेश्चन नंबर 13, starting from rest a wheel rotates with uniform angular acceleration 2 pi radian per second square। देखो हमें यहाँ पे अल्फा दिया है 2 pi रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। लास्ट स्लाइड, स्क्रीनशॉट ले लो सिद्धेश ना, लिखने मत लग जाना अच्छी अच्छी राइटिंग में। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट बोला मतलब इनिशियल एंगुलर स्पीड कितनी है, 0 ना, और कितनी देर तक ये एंगुलर एक्सेलरेशन लगा है, 4 सेकेंड तक ना। तो आपको 4 सेकेंड में बताना है कि कितना उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। थीटा दिया है, सॉरी अल्फा दिया है, ओमेगा नॉट दिया है, टी दिया है, और आपको थीटा पूछा गया है। श्री अरे तू यार पढ़ाई नहीं कर रहा है, क्या कर रहा है, ऐसे क्वेश्चन भी पूछेगा। आपको ओमेगा नॉट दिया है, टी दिया है, अल्फा दिया और थीटा पूछा है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। श्री हरि समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं? फॉर्मूले में वैल्यू डालने का क्वेश्चन है भाई, वैल्यू डाल दे। हाँ सिद्धेश, डेल्टा थीटा और थीटा दोनों लिखते हैं ना, थीटा वाला ये वही है, डेल्टा थीटा भी लिख सकते हैं यहाँ पर। अच्छा अच्छा ठीक है, ओके। नेक्स्ट बताओ अब। A coin placed on a rotating turntable just slips if it is placed at a distance 16 centimeter from the center। अब रुक जा सिद्धेश थोड़ी देर। If the angular velocity of turntable is doubled, it will just slip at a distance। तो आपको ये बोला गया कि एक टेबल आपने लिया ना, ये टेबल का टॉप व्यू बना रहे हो आप, हॉरिजॉन्टल टेबल है। अब इस टेबल्स के कुछ 16 सेंटीमीटर पे जब ये रखते हो और ये टेबल ओमेगा से घूम रहा है ना, तो जब 16 सेंटीमीटर पे रखते हो तब ये जस्ट स्लिप होता है। अब अगर आप ओमेगा को डबल कर दोगे तो कितनी डिस्टेंस पे रख सकते हो कि ये जस्ट स्लिप हो। यहाँ पे देखो, इसको रोटेट करने के लिए सेंटीपिटल फोर्स कौन देगा बताओ इसको। अगर ये कोई डी डिस्टेंस पे रखा है तो टेबल के साथ जब ये घूम रहा होगा, टेबल घूम रहा है तो ये भी घूम रहा है ना टेबल के साथ, तो इसको सेंटीपिटल फोर्स कौन देगा, फ्रिक्शन देगा ना। तो आप क्या बोलोगे, फ्रिक्शन बराबर एम डी ओमेगा स्क्वायर। और फ्रिक्शन फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, ये हॉरिजॉन्टल टेबल है ना, तो इसका यहाँ पे नॉर्मल किसके बराबर होगा, एम जी के बराबर होगा ना। हॉरिजॉन्टल टेबल पे नॉर्मल किसके बराबर रहेगा ना, एम जी अंदर को लग रहा होगा और नॉर्मल बाहर को लग रहा होगा ना, तो ये दोनों आपस में बैलेंस होंगे। तो ये फ्रिक्शन मैक्सिमम कहां तक जा सकता है, म्यू एम जी तक जा सकता है ना, अपनी लिमिटिंग वैल्यू तक, उससे ज्यादा तो नहीं जा सकता। तो वो तो फिक्स है, म्यू इंटू एम जी। तो जब आप डी बढ़ाओगे ना, डी जब 16 हुआ तो ये जस्ट इसके बराबर हो गया होगा ना, उससे ज्यादा डी नहीं बढ़ा सकते ना। बोला गया ना कि डी डिस्टेंस पे रखने में जस्ट स्लिप हो रहा है, मतलब उस टाइम पे जस्ट इक्वल है। अब अगर आप ओमेगा को 2 ओमेगा करोगे और ये नहीं बढ़ रहा है तो डी को कितना कर चेंज करना चाहिए, सो दैट कि वो जस्ट स्लिप करे, मतलब सर्कल में घूम सके वो। अगर ओमेगा को 2 ओमेगा करोगे तो डी को क्या करना पड़ेगा, डी बाई 4 करना पड़ेगा ना, क्योंकि ये इधर वाला टर्म कांस्टेंट है ना। अगर इधर 2 ओमेगा का स्क्वायर आएगा और इधर डी बाई 4 आएगा, तब जाकर के वैल्यू सेम बनी रहेगी। तो डी का बाई 4 करोगे, 16 का बाई 4, तो कहां पे रखना पड़ेगा, 4 सेंटीमीटर पे ना। पहले 16 पे था तो आप कितने पे रख पाओगे, 4 पे। ओमेगा फास्ट हो गया तो आर कम करना पड़ेगा।
सबको समझ आया? सिंधे समझ आया? नेक्स्ट 21 देखते हैं। A particle describes a horizontal circle on a smooth surface of a inverted cone. The plane of that circle is at a height of 9.8 centimeter above the vertex. Then the speed of the particle is. ना इसमें तो बस देखो यही बोला गया है ना कि एक ऐसे इन्वर्टेड कोन लिया गया है और इसके वर्टेक्स से, ये वर्टेक्स है ना, यहाँ से 9.8 सेंटीमीटर अबव ना, यहाँ पे एक पार्टिकल ऐसे सर्कल में घूम रहा है। ये आपको हाइट दे दी गई है, तो कितनी स्पीड से घूम रहा होगा हमें ये बताना है ना। तो आप देखो यहाँ पे क्या कर सकते हो ना, मान लो यहाँ पे नॉर्मल जो होगा ऐसे लगेगा ना, और स्मूथ सरफेस है, mg ऐसे लग रहा होगा। अगर ये एंगल थीटा है तो इसको इंक्लाइन प्लेन टाइप मान सकते हो ना, ये वाला, एक सेकंड, ये वाला एंगल थीटा मानते हैं। अगर ये एंगल थीटा है तो आप इंक्लाइन प्लेन टाइप समझ सकते हो ना, तो ये एंगल भी कितना आएगा, थीटा आएगा ना। एंगल क्लियर है सबको? तो आप देखो यहाँ पे ये अगर सर्कुलर मोशन कर रहा है तो इसका एक्सीलरेशन किधर होगा, इस टाइम पे इधर होगा ना। तो हम यहाँ रिजॉल्व कैसे कैसे करेंगे, इधर को एक्स एक्सिस लेंगे और इधर को वाई एक्सिस ना। यहाँ पे ध्यान रखना, ऐसे मत रिजॉल्व करना और ऐसे नहीं ना, जिधर को एक्सीलरेशन रहता है उधर और उसके परपेंडिकुलर रिजॉल्व करते हैं ना। यहाँ पे ऐसे अगर नीचे को स्लिप करता तो ऐसे रिजॉल्व करते हैं, ऐसे और ऐसे। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमें वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में रिजॉल्व करना है। ये एंगल अपोजिट एंगल थीटा आएगा, तो एन का इधर कंपोनेंट आएगा एन कॉस थीटा और इधर आएगा एन साइन थीटा। तो इसको सेंटीपिटल फोर्स कौन दे रहा है यहाँ पर, सेंटीपिटल फोर्स इसको कौन दे रहा होगा, एन साइन थीटा ना। और एन कॉस थीटा क्या हो रहा है, वेट को बैलेंस कर रहा है। अगर ये एंगल देखो थीटा है तो ये ऑल्टरनेट एंगल भी थीटा आएगा ना। और ये वाला अगर साइड आर है, ये एच है, तो आप बोल सकते हो ना इस वाले ट्रायंगल से tan थीटा की जगह आप क्या लिख सकते हो, एच बाई आर। सही बात है। tan थीटा इक्वल टू अपोजिट साइड अपॉन में रेडियस। तो जहां पर जरूरत पड़ेगी तो r tan थीटा को हम h डाल देंगे ना, क्योंकि हमें देखो क्वेश्चन में ना तो थीटा दिया है ना r दिया है, h दिया है। तो इसका मतलब हमें r tan थीटा कुछ बनेगा उसको h डालना रहेगा। इनको डिवाइड करते हैं, डिवाइड करो, देखो कितना आ जाएगा, tan थीटा इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर जी। तो v इक्वल टू क्या आ जाएगा, अंडर रूट आर जी tan थीटा। अब r इंटू tan थीटा की वैल्यू h है, तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट एच जी। डाल दो वैल्यू अब सब। चमक गया सबको क्या बोल रहा हूं? सिद्धेश तेरा फोर्थ वाला लास्ट में बताता हूँ ना, जिनको थोड़े डाउट हो उनको जाने दे पहले। नेक्स्ट बताओ, 28, 25, 25 देख लो, 20 भी है, 20 भी देख लो। A car is moving in a circular horizontal track of radius 10 meter with a constant speed 10 मीटर पर सेकेंड। देखो ये हॉरिजेंटल रोड है ना, बैंक वाला रोड नहीं है ना, इंक्लाइन वाला रोड नहीं है, हॉरिजेंटल रोड है। इस पे कोई कार ऐसे जा रही है, इसका रेडियस कितना दिया हुआ है, 10 मीटर, और ये कितनी स्पीड से जा रहा है, v इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड।
अब इस कार के अंदर देखो एक कोई पेंडुलम सस्पेंड किया गया है, तो वो वर्टिकल से कितना एंगल बनाएगा ये बताना है। अब देखो अगर मैं कार का ये व्हील बना रहा हूं, ये कार ऐसे टर्न कर रही है ना, यहाँ पे ये ऐसे टर्न कर रही है, अगर मैं अंदर से देखूंगा तो इसके अंदर जो पेंडुलम होगा उस पे मुझे कौन सा फोर्स लगता दिखेगा ना। इसके अंदर से अगर हम देखेंगे कार के अंदर से, तो हम ये रोटेटिंग फ्रेम में है ना, ये कार रोटेट कर रही है सर्कुलर पाथ पे ना। अगर कार रोटेटिंग फ्रेम में है तो अंदर से हमें इस पे एक इधर को सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दिखेगा ना, नीचे को mg ऊपर को t ना। तो ये किधर जाके रुकेगा फाइनली, ये कार में जो पेंडुलम होगा वो फाइनली इक्विलिब्रियम में कहाँ दिखेगा। जब अंदर से देख रहे हो तो आप क्या देखोगे कि कार रुकी हुई है ना, और ये तीन फोर्स लग रहे हैं, ये तीन फोर्स लग रहे हैं और ये कार रुकी हुई है, कार में पेंडुलम रुका है, तो ये पेंडुलम कहीं यहां जाके रुकेगा। इधर को टी लग रहा होगा, नीचे को एम जी ना, कार के अंदर से देख रहे हैं ना, और इधर को सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वो कितना होगा एम आर ओमेगा स्क्वायर ना। आर किसका होता है रेडियस ऑफ सर्कल ना, जो इस रेडियस के सर्कल में घूम रहा है ना, एम आर ओमेगा स्क्वायर, या फिर इसको हम लिख सकते हैं एम वी स्क्वायर बाई आर ना, जिस स्पीड से ये कार जा रही है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स मैग्नीट्यूड में सेम होते हैं ना। अगर यहाँ का सेंट्रीपिटल फोर्स पूछा जाए तो कितना होगा एम वी स्क्वायर बाई आर, तो उतना ही सेंट्रीफ्यूगल लगा दोगे बाहर को, ठीक है। और कार के अंदर से जब देखते हैं तो सेंट्रीपिटल नहीं लगता ना, कार के अंदर से सेंट्रीफ्यूगल लगेगा। ये मान लो वर्टिकल से थीटा एंगल पर है, तो ये एंगल भी थीटा आ जाएगा ना। और टी को रिजॉल्व कर लो, टी अब देख रहे हो ना यहाँ पे ये इक्विलिब्रियम में, अंदर से इक्विलिब्रियम दिख रहा है ना। हाँ, सिर्फ सेंट्रीपिटल अंदर को लगता है, सेंट्रीफ्यूगल बाहर को लगता है ना। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, टी का ऊपर को कंपोनेंट आएगा टी कॉस थीटा, और इधर को आएगा टी साइन थीटा। तो हॉरिजॉन्टल वाले फोर्सेस बैलेंस कर दो, टी साइन थीटा इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर, या एम वी स्क्वायर बाई आर लिख देते हैं ना, वी दिया है आर दिया तो ऐसे लिख देते हैं। और टी कॉस थीटा इक्वल टू होगा एम जी, इनको डिवाइड कर दो तो ये टेन थीटा इक्वल टू आ जाएगा वी स्क्वायर बाई आर जी ना। ये एक्चुअल में देखो ये क्या है, ये ए है, ए बाई जी। आपने देखो पहले भी मैंने कराया था कि एक कार अगर हॉरिजॉन्टल रोड पे जा रही है और कार के अंदर से हमने देखा था, तो पेंडुलम याद है पीछे को ऐसे आया था थीटा एंगल पे सीडो फोर्स के टाइम में, और थीटा कितना आया था tan थीटा इक्वल टू ए बाई जी। तो ये भी वही आया है ना, बस इस बार एक्सेलरेशन कार का सेंट्रीपिटल वाला था। सीडो फोर्स का काम बस यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कर रहा है। कुछ चमक रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, वी दिया है आर दिया है जी दिया, हो जाएगा भावेश, हो जाएगा। फिर नेक्स्ट अब 25th, ठीक है भावेश, अभी हो गया ना। ट्वेंटी टू करना है, 22 देख लो भाई। लेंथ ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज 2 मीटर एंड मास ऑफ इट्स बॉब इज 0.2 kg। देखो ये बोला जा रहा है कि एक हमने स्ट्रिंग से एक पार्टिकल को अटैच किया और उसको फिर थोड़ा हम एक साइड में ले गए और ऐसे हॉरिजॉन्टल सर्कल में घुमा रहे हैं ना। आप एक साइड में ले गए उसको, फिर ऐसे हॉरिजॉन्टल सर्कल में घुमा रहे हो। समझ आ रहा है क्या सिचुएशन है, कॉनिकल पेंडुलम वाली सिचुएशन है। तो आपको अब पूछा गया है कि ये कितने एंगल तक आप मैक्सिमम ले जा सकते हो ना, ताकि ये ना टूटे, और टेंशन की मैक्सिमम वैल्यू दे दी गई है। तो यहाँ पे हम ऐसे कर लेंगे, मान लो ये थीटा है, नीचे को एम जी लग रहा है, तो टी का वर्टिकल कंपोनेंट आएगा टी कॉस थीटा, हॉरिजॉन्टल आएगा टी साइन थीटा। तो टी साइन थीटा इसको सेंट्रीपिटल फोर्स देगा
आर कितना लोगे इसका, ये अगर लेंथ इसकी एल है तो इसके सर्कल का रेडियस कितना आएगा, ये भी लेंथ एल आएगी ना, पेंडुलम की ये स्ट्रिंग की लेंथ, ये थीटा है, तो ये रेडियस कितना आएगा सर्कल का, तो एम आर कितना है इसका, एल साइन थीटा इंटू ओमेगा स्क्वायर, और वर्टिकल में फोर्स बैलेंस करेंगे तो टी कॉस थीटा इक्वल टू एम जी। हाँ मुझे लगा था नहीं समझा होगा तू सिद्धेश, देख ये पेंडुलम की लेंथ है, यहाँ पे ये एल लेंथ है, ये वर्टिकल के साथ एंगल थीटा है, तो ये रेडियस होगा। तो अपन एक बेसिक ट्रिग्नोमेट्री जो पढ़ते हैं उसमें पढ़ते हैं साइन थीटा इक्वल टू अपोजिट साइड अपॉन में हाइपोटेन्यूज, तो आर इक्वल टू आएगा एल साइन थीटा, तो इसका रेडियस कितना है, एल साइन थीटा, ये जब यहाँ सर्कल में घूम रहा है तो। वीपी पता है क्या, तो अब देखो हमें यहाँ पे ये थीटा की वैल्यू पूछी गई है ना, टेंशन हमें दिया हुआ है, टेंशन दिया हुआ है, थीटा की वैल्यू पूछी गई है। तो देखो वो पार्ट आप इतने से सॉल्व कर सकते हो ना, थीटा की वैल्यू आपको टी दिया है, एम दिया है, जी दिया है, थीटा निकालना है। सिद्धेश अगर कोई ऐसे सर्कुलर मोशन कर रहा है तो जो इधर को फोर्स होता है वो उसको सेंटीपिटल फोर्स देता है, यहाँ पे इधर को फोर्स कौन सा है, टी साइन थीटा, तो टी साइन थीटा बराबर एम आर ओमेगा स्क्वायर। अब ये दिख रहा है ना, टी दिया है, एम जी दिया है, थीटा आ जाएगा। नेक्स्ट 25 था ना, 23rd में आंसर नहीं आया क्या, बाकी लोग बताओ 23rd में आंसर आया कि नहीं। आया है भाई, सही है भावेश। तो भावेश बता, करूँ क्या सॉल्व 23। सर्कुलर मोशन तो सबको इजी लग रहा होगा ना, कुछ लोगों को छोड़ के। अबे भावेश कुछ भी, सर्कुलर तो इतना इजी है यार, तू भावेश तब भी उसमें भी बोल रहा है। सिर्फ फॉर्मूले लगाने, सही सरायु, बस एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर है कि सेंटर की तरफ जो फोर्स होगा वो सेंट्रीपिटल है, बाकी बस फॉर्मूले लगाने रहते हैं। भावेश तू थ्योरी एक बार और लगे तो रिवाइज कर ले अगर तुझे टफ लगा तो। अबे कहाँ अजीब करनी पड़ रही है। हाँ देखो श्रेयस को डाउट ही नहीं है इस बार। भावेश थ्योरी रिवीजन का मतलब जितने क्वेश्चन मैंने क्लास में कराए हैं खुद से आपने एक बार सॉल्व किए हैं, बिना देखे हुए खुद से हैंड से सॉल्व, लिख के करना है ना, पढ़ते रहोगे तो नहीं क्लियर होगा ना, एक बार लिख के कर लोगे तभी क्लियर होगा। 23, 2 मिनट बता देता हूँ। अ चेन ऑफ 100 link is 1 meter long and has a mass of 2 kg. With the ends fastened together, it is set rotating with a 300 rpm in a horizontal plane. Centripetal force on each link. देखो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि एक हमने चेन ली और उसको ऐसे करके एक पूरा सर्कल बना दिया है, और इसको ओमेगा स्पीड से घुमाया जा रहा है पूरी चेन को।
ठीक है, तो आपको पूछा गया सेंटीपिटल फोर्स ऑन ईच लिंक, तो हर एक लिंक पे कितना सेंटीपिटल फोर्स होगा। अगर आपको देखो यहाँ पे सेंटीपिटल फोर्स हर एक लिंक पे चाहिए तो उसका मास चाहिए आपको, उसका रेडियस चाहिए और ओमेगा दिया है, तो हर एक लिंक पे कितना सेंटीपिटल फोर्स लग रहा होगा, एम आर ओमेगा स्क्वायर। एम कैसे निकालोगे, आपको दिया हुआ है 100 लिंक है, हो जाएगा 100 लिंक का मास 2 kg है, तो एक लिंक का मास आ जाएगा तो एम आ जाएगा। 1 मीटर इसकी लेंथ थी, ये पूरी चेन की लेंथ कितनी है, अगर ओपन कर दोगे तो 1 मीटर है ना, ओपन कर दोगे तो 1 मीटर है ना, सर्कल बनाओगे तो सर्कल का रेडियस कितना आएगा, 2 पाई आर बराबर 1 मीटर, तो आर आ जाएगा। अब एम आ गया, आर आ गया, ओमेगा दिया है, आ जाएगा सेंटीमीटर फोर्स। ट्वेंटी फिफ्थ करते हैं अब। 3 point masses each of mass m are joined together using a string to form a equilateral triangle of side A. System is placed on a horizontal surface and rotated with angular speed omega about an axis passing through centroid. तो टेंशन इन ईच स्ट्रिंग पूछा गया है। देखो आपको यहाँ पे क्या बोला गया, 3 पार्टिकल को ऐसे आपने स्ट्रिंग से अटैच कर दिया है ना, और इसको आपने एक हॉरिजॉन्टल टेबल पे रख दिया ना, और ये आप टॉप व्यू देख रहे हो, हॉरिजॉन्टल स्मूथ टेबल पे रख दिया है और इनको घुमा दिया है आपने ना, ये सब ओमेगा से घूम रहे हैं, पूरा ये सिस्टम ऐसे ओमेगा से घूम रहा है। तो अब इनको सेंटीपिटल फोर्स कौन देगा, यहाँ पे ये जो परपेंडिकुलर इस प्लेन के परपेंडिकुलर जो यहाँ से एक्सिस जा रहा है ना, उसके अबाउट ये सब पूरा घूम रहा है ना, टॉप व्यू देख रहे हैं हम लोग। तो इस पार्टिकल को अगर पूछा जाए सेंटीपिटल फोर्स तो कौन देगा सेंटीपिटल फोर्स, 25 में बताओ सभी, 10 सेंटीपिटल फोर्स कौन दे रहा होगा, टेंशन ही देगा ना, वही एक फोर्स है हॉरिजॉन्टल में ना, टॉप व्यू देख रहे हो, हॉरिजॉन्टल टेबल पर सबका मास तो नॉर्मल से बैलेंस रहेगा ना, नीचे तो नहीं गिरेगा, बट टेबल हॉरिजॉन्टल में तो घूमेगा ना, तो सेंटीपिटल फोर्स जो यहाँ टेंशन आ रहा होगा ना, ऐसे इस पे टेंशन इधर लग रहा होगा, इस पे टेंशन इधर लग रहा होगा, तो इन दोनों का इधर नेट आएगा, ऐसे इन दोनों टेंशन का इधर नेट आएगा, इन दोनों टेंशन का इधर नेट आएगा, तो ये जो नेट है सेंटर की तरफ, यही इनको सेंटीपिटल फोर्स दे रहे होंगे। ठीक है बच्चों, अब देखो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो ये एंगल कितना आएगा, ये पूरा एंगल 60 है ना, तो ये हाफ एंगल कितना आएगा 30 ना, ये हाफ एंगल 30 होगा, तो इस टी का इधर कंपोनेंट और इस टी का इधर कंपोनेंट सेंटीपिटल देंगे। टी का जो ये वाले कंपोनेंट आएंगे, इस टी का इधर और इस टी का इधर, वो आपस में बैलेंस हो जाएंगे। सिद्धेश ध्यान से सुनना, थोड़ी हायर मैथमेटिक्स वाली बातें चल रही हैं। देख टी का इधर कंपोनेंट आएगा टी कॉस 30, इधर आएगा टी साइन 30, ऐसे इस टी का इधर आएगा टी कॉस 30 और इधर आएगा टी साइन 30, तो ये दोनों तो आपस में बैलेंस हो जाएंगे ना, ये सेंटर की तरफ टोटल कितना फोर्स मिल रहा है, 2t cos 30, तो ये 2t cos 30 इसको क्या देगा, सेंटीपिटल फोर्स ना, तो ये बराबर कर दोगे एम आर ओमेगा स्क्वायर, आर कितना लोगे, ये आर कितना लोगे, अगर इस स्ट्रिंग की लेंथ एल है तो ये आर कितना लोगे, एक ऐसे परपेंडिकुलर डाल दो ना, ये एंगल 30 है, ये लेंथ कितनी आएगी, अगर पूरी लेंथ एल है तो ये हाफ कितनी आएगी, L/2 ना, तो आपको आर निकालना है, तो आप इस वाले ट्रायंगल के लिए सिद्धेश फिर यहाँ पे ध्यान से सुनो, ये वाली साइड L/2 है, ये आर है और ये 30 है, ये हमने परपेंडिकुलर डाला है ना, तो ये एंगल 90 है, तो हाइपोटेन्यूज कौन सा हुआ, ये L/2 वाला या आर वाला, सिद्धेश बताए हाइपोटेन्यूज कौन सा है, ये L/2 वाली साइड या आर वाली, आर वाली, वेरी गुड। तो अब अगर हम इस वाले एंगल के लिए
कॉस थीटा लगाए तो हम क्या बोलेंगे, कॉस 30 इक्वल टू एडजेसेंट साइड कौन सी है 30 के इधर, L/2 अपॉन में R। तो R कितना हो जाएगा, अबे सिद्धेश तुझे आता है बट तू अप्लाई नहीं करता, बस सोचता है कि एक चीज तुरंत बताई जाए उसी टाइम पर। तो अब ये R की वैल्यू यहाँ पे डाल देगा, ओमेगा दिया है, M दिया है, T निकालना था, हो जाएगा। भावेश ज्यादा अजीब तो नहीं करना पड़ा कुछ। जल्दी स्नैपशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट, फिर अगला वाला करते हैं। अच्छा एक्सरसाइज 2 की बात कर रहा था, ओके ओके। एक्चुअली मुझे पता नहीं था कि 1 वाला छोटा है, मुझे लगा 1 बड़ा होगा, नहीं तो मैं एक साथ दोनों दे देता होमवर्क में। 2 भी, 2 आज डिस्कस कर दूं। 2 कर लिया जाए डिस्कस आज, चलेगा तो आज ही कर लेते हैं ना, थोड़ा ही टाइम लगेगा मेरे हिसाब से, ज्यादा डाउट तो नहीं आने चाहिए। कल श्रेयस ने तो मचा रखा है एकदम, डाउट ही नहीं है श्रेयस को। एक्सरसाइज 1 में बताओ अभी बचा है कोई। 30 वाला, अच्छा चलो 30 वाला देख लेते हैं, 28 भी है, 28 देख लेते हैं। 28 में देखो बोला जा रहा है, एक मिनट रुकना है। If the apparent weight of the bodies at the equator is to be zero, then the earth should rotate with angular velocity। देखो ये बोला गया है कि अगर हम, ये एक्चुअल में हम लोग ग्रेविटेशन चैप्टर में पढ़ते हैं, अभी आपने पढ़ा नहीं है इसलिए थोड़ा डाउट आया, बट अभी हम लोग सोच सकते हैं कि क्या हो रहा होगा। ये हमारा अर्थ ले लिया और ये अपने एक्सिस के अबाउट घूम रहा है ना, ये कुछ ओमेगा एंगुलर स्पीड से घूम रहा है। तो अब अगर यहाँ पे कुछ भी ब्लॉक रखोगे इक्वेटर पे, तो इक्वेटर पे जो रखा जाएगा वो भी आर रेडियस के सर्कल में ऐसे घूमेगा ना, अगर अर्थ का रेडियस आर है तो। ये समझ आ रहा है सभी को। अब देखो अगर हम लोग यहाँ पे फोर्सेस देखे तो क्या क्या लग रहा होगा, अर्थ अपने सेंटर की तरफ इसको अट्रैक्ट कर रहा होगा। सिद्धेश रुक जाए एक मिनट, अर्थ अपने सेंटर की तरफ वेट लगा रहा होगा ना, M/G जो बोलते हैं, और बाहर को नॉर्मल लग रहा होगा, और इन दोनों का नेट क्या दे रहा होगा, इसको सेंटीपिटल फोर्स दे रहा होगा ना, mg और n का नेट जो होगा वो सेंटीपिटल फोर्स दे रहा होगा। तो सेंटीपिटल फोर्स में कौन सा होना चाहिए, mg बड़ा होना चाहिए या n बड़ा होना चाहिए। सेंटीपिटल फोर्स तो सेंटर की तरफ चाहिए ना, वो कब होगा, जब mg बड़ा होगा n छोटा होगा। तो ये बराबर हो जाएगा m r ओमेगा स्क्वायर। अब अगर आप ओमेगा बढ़ाओगे तो ये टर्म बढ़ेगा ना, ये टर्म बढ़ेगा, इसका मतलब ये टर्म भी क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। अब इसमें mg तो नहीं चेंज हो सकता, तो क्या चेंज होगा, ये वाला टर्म अगर कम होगा तभी ना ये पूरा टर्म बढ़ेगा। समझो ना, n बराबर आप क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख दो, mg माइनस m r ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा बढ़ाओगे तो n कम होता जाएगा ना। तो आपको क्या चाहिए, जब आपका वेट जीरो हो जाए, अपेरेंट वेट मतलब n की वैल्यू जीरो हो जाए। वेट किससे पता चलता है, n से ना अपेरेंट वेट जीरो मतलब n जीरो, तो इसको जीरो डाल दो, तो इससे ओमेगा कितना आ जाएगा,
सिद्धेश कैलकुलेशन ध्यान से समझो क्या हुआ है। अब इसको इधर ले गए हैं, आर को नीचे ले आए हैं, फिर अंडर रूट कर दिए हैं। ट्वेंटी सिक्स वाला सिद्धेश क्लास में मैंने कराया हुआ है। याद करो, एक क्वेश्चन कराया था, एक रोड ली थी, एक ऐसी रोड, एक ऐसी रोड और एक ऐसी रोड, तीनों में नॉर्मल का ऑर्डर लिखाया था। सिद्धेश याद करो, एक क्वेश्चन ये क्लास में किया हुआ है हम लोगों ने। 26 जो है क्लास में हो रखा है, तो वही रिवाइज करो ना, वही सेम क्वेश्चन है, तीनों रोड को एक साथ ज्वाइन कर दिया है बस। मतलब यहाँ दो ही रोड है, केवल दो, ये है ही नहीं है। नेक्स्ट बताओ। नहीं कल्पेश, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर का नहीं, नॉर्मल निकलवाया था एक रोड पे ब्रिज के लिए। कौन सा ब्रिज अच्छा होता है, कॉन्वेक्स या कॉनकेव या फ्लैट? एक क्वेश्चन किया था अपन ने ऐसा। हाँ सर, आयु भेज दो भेज दो। अभी डाउट कर ले सिद्धेश, अभी कहाँ बैचेज पे दिमाग लगा रहा है। ऑनलाइन में अभी बैचेज नहीं डिवाइड करेंगे ना, ऑफलाइन में ही बैचेज बनेंगे। 30 देखो सभी। A road is banked at angle 30 degree to the horizontal for negotiating a curve of radius 10 root 5 meter. At what velocity will car experience no friction while negotiating the curve? देखो, एक मैंने आपको लिखाया था कि v इक्वल टू अंडर रूट आर जी टेन थीटा से अगर हम जाएंगे तो कोई फ्रिक्शन नहीं लगता। फ्रिक्शन कब लगता है, जब इससे ज्यादा स्पीड होती है या इससे कम स्पीड होती है। हाँ कल पे ऑफलाइन के टाइम में वापस से टेस्ट होगा ना, टेस्ट तो हर एक दो महीने पे होता रहेगा, 2 महीने पे फिर से होगा। अभी तो 2 महीने तो लग ही जाने हैं ना, इतनी जल्दी कुछ नहीं होना है। तो v इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट आर जी टेन थीटा पे फ्रिक्शन कितना होता था, 0। याद है ये सबको, ये थ्योरी में पढ़ाया हुआ है। तो आपको इस क्वेश्चन में यही बोला गया है कि बिना फ्रिक्शन के टर्न करना है। और आपको क्या क्या दिया है, थीटा दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है ना, और जी तो पता ही है, सबकी वैल्यू डाल दो, v आ जाएगा। अच्छा, आंसर नहीं मिल मैच कर रहा है। ठीक है देख लो, शायद ये सरायु बोल रही है कि प्रिंटिंग एरर है, 10 रूट 2 है वहां पर रेडियस की वैल्यू। हो सकता है इसलिए मैच ना किया हो। ठीक है, 10 रूट 2 लेने पर सी आ जा रहा है ऑप्शन। चलो अब एक्सरसाइज 2 कर लेते हैं। एक्सरसाइज 2 में देखो क्या है। अब वाई वॉल्स अ स्टोन इन अ हॉरिजॉन्टल सर्कल 1.8 मीटर above the ground by means of a string with radius 1.2 meter. While whirling the string was horizontal, ठीक है, it breaks and stone flies off horizontally, striking the ground 9.1 meter away. Centripetal acceleration during the circular motion. मेरे हिसाब से एकदम सेम क्वेश्चन एक अपन ने इन चैप्टर में किया था ऐसा। इन टेक्स्ट एक्सरसाइज में मेरे हिसाब से सेम क्वेश्चन आया था। फिफ्थ वाला किसको डाउट है, भावेश? इन टेक्स्ट में देखो अपन ने एक क्वेश्चन किया हुआ है सेम ऐसा। वही सेम क्वेश्चन है, कौन सा क्वेश्चन, 1 मिनट में देख के बता देता हूँ इसको। इन टेक्स्ट एक्सरसाइज देखो 2 में क्वेश्चन नंबर 5 हम लोगों ने किया था, सेम है, बस डेटा चेंज हुआ है।
ठीक है, तो इनटेक्स एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 5 एक बार देख लेना ना, अपन ने क्लास में किया तो वही है। फिर नेक्स्ट कौन सा है? 7th। 7 देखो, 6 भी है, 3 भी है। अबे अब सब पूछ डालोगे लग रहा है तुम लोग। जिन्होंने सॉल्व किया है वही पूछना है, ये नहीं कि फिगर अच्छा लग रहा है तो पूछ लेता हूँ। क्रिस, ऐसा तो नहीं है ना? सिद्धेश तो सब में सपोर्ट कर देता है, डाउट में तो। देखो इसमें ये बोला जा रहा है कि एक देखो पार्टिकल हेलिकल पाथ पे जा रहा है कांस्टेंट स्पीड से। अगर हेलिकल पाथ पे कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है तो किसी भी जगह पे जो आर होगा, रेडियस होगा, उसमें कोई चेंज हो रहा है? रेडियस में हेलिकल पाथ में जाने पे चेंज हो रहा है और स्पीड कांस्टेंट है, तो उसका जो एक्सेलरेशन आएगा mv²/r। सॉरी, एक्सेलरेशन चाहिए ना केवल, तो v²/r, उसमें कोई चेंज आता दिखेगा? मैग्नीट्यूड की केवल बात हो रही है ना, मैग्नीट्यूड की। लेकिन अगर आप स्पाइरल पाथ पे जा रहे हो ना, स्पाइरल पाथ पे जा रहे हो ना, यहाँ अंदर से शुरू हुआ चलना ना बाहर को, तो लगातार आर की वैल्यू क्या होती जा रही है? यहाँ पे रेडियस लगातार क्या होता जा रहा है स्पाइरल पाथ पे ना, आर इंक्रीज हो रहा है। अगर नीचे वाला टर्म इंक्रीज होगा तो पूरी वैल्यू क्या होगी? पूरी वैल्यू डिक्रीज होगी ना। तो मतलब, अबे कल्पेश, डिक्रीज होगी भाई। मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ क्या? आर बढ़ रहा है, नीचे वाला टर्म बढ़ रहा है, तो पूरी वैल्यू कम ही होगी ना। सब इंक्रीज इंक्रीज कैसे बोल रहे हैं? अच्छा, आर की बता रहा हो, आर की वैल्यू, ओके ओके, ठीक है। आर बढ़ रहा है तो पूरी वैल्यू डिक्रीज हो रही है, तो इस स्पाइरल वाले में एक्सेलरेशन क्या बोलोगे? डिक्रीज हो रही है। और इसमें क्या बोलोगे? हेलिकल पाथ में एक्सेलरेशन कांस्टेंट है ना, मैग्नीट्यूड। हाँ हाँ हाँ, ठीक है कल्पेश। तो हमारा क्या हो जाएगा ए वाले ऑप्शन में? देखो वेलोसिटी तो सर्कुलर पाथ पे कांस्टेंट होती नहीं है, डायरेक्शन तो हमेशा चेंज होता है, तो ए ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता वेलोसिटी कांस्टेंट। बी में बोला गया है मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सीलरेशन ऑफ पार्टिकल इज कांस्टेंट इन बोथ केस। दोनों में कांस्टेंट नहीं है मैग्नीट्यूड एक्सीलरेशन का ना, तो वो भी नहीं हो सकता। सी देखो, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सीलरेशन इज कांस्टेंट इन पार्ट ए, तो ये सही बात है ना, और पार्ट बी में डिक्रीज हो रहा है, सी ऑप्शन सही है। थर्ड सबको क्लियर है? फिर नेक्स्ट कौन सा था? 7th। 7th में देखो क्या बोला गया है, अब पार्टिकल 6 वाला भी है, 6 देख लो पहले। A particle moves with a constant acceleration alpha in a circular path from rays। ये तो फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है। देखो एक सर्कुलर पाथ पे एक पार्टिकल चलना शुरू किया रेस्ट से ना, रेस्ट से चलना शुरू किया, ओमेगा नॉट 0 है, अल्फा की वैल्यू कांस्टेंट है ना, कुछ अल्फा है, तो हमें टाइम बताना है जिस टाइम पर इसका एसी और एटी सेम हो जाएगा। एसी की वैल्यू क्या बोलोगे? आर ओमेगा स्क्वायर, और एटी की वैल्यू क्या बोलोगे? आर अल्फा। और ओमेगा की वैल्यू क्या बोलोगे? कांस्टेंट ओमेगा से अल्फा से चल रहा है, तो ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। तो ये टर्म 0 है, तो ओमेगा इक्वल टू क्या आएगा? अल्फा टी। तो यहाँ डाल दो, आर आर कट गया, अल्फा टी का स्क्वायर इक्वल टू अल्फा, तो इससे टी की वैल्यू आ जाएगी। भावेश समझ आया कुछ? आपको बोला गया कब एसी और एटी इक्वल होगा, वो टाइम निकालना था। एसी की वैल्यू लिखो, एटी की वैल्यू लिखो, सॉल्व कर दो।
सेवेंथ करते हैं अब। अ पार्टिकल मूव्स इन अ सर्कल इन सच अ वे that its tangential deceleration is numerically equal to its radial acceleration. If initial velocity of particle is v naught, find the variation of its velocity with time. तो हमें यहाँ पे देखो v बताना है एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, और क्वेश्चन में क्या बोल दिया गया है, टेंजेंशियल डी एक्सिलरेशन। डी एक्सिलरेशन मतलब क्या हुआ कि स्पीड कम हो रही होगी ना, तो एटी इक्वल टू क्या लिखोगे, माइनस डीवी बाई डी टी। याद है टेंजेंशियल एक्सिलरेशन को क्या लिखते हो, डीवी बाई डी टी लिखते हो ना, और अगर वो कम हो रहा है तो माइनस डीवी बाई टी, बढ़ रहा होता तो प्लस डीवी बाई डी टी। इसको हम लोग आर अल्फा भी लिख सकते हैं ना, जरूरत होगी तो ये लिखेंगे या जरूरत होगी तो ये लिखेंगे। अब देखते हैं जरूरत क्या है यहाँ पर। और बोला जा रहा है कि ये टेंजेंशियल एक्सिलरेशन जो है मतलब माइनस डीवी बाई डी टी न्यूमेरिकली इक्वल है रेडियल एक्सिलरेशन मतलब वी स्क्वायर बाई आर के। तो हमें v बताना है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो इसमें तो क्या हुआ है, बस आप v बाई वी स्क्वायर इक्वल टू माइनस वन बाई आर डी टी, माइनस इधर कर दिया ना, दोनों साइड इंटीग्रेट कर लो। जब टाइम जीरो था तो शुरू में स्पीड कितनी थी v नॉट, और कोई टाइम t पे v निकालना है, हो जाएगा सॉल्व ये। यहाँ पे देखो v दिया था और v निकालना था, इनिशियल वाला v दिया था, तो इसलिए सब कुछ हमने v के टर्म में लिखा ना, अल्फा की यहाँ कोई जरूरत नहीं है। सिद्धेश तू अगर ऑफलाइन में आ रहा होता ना तो बहुत पीटता मैं तुझे, अगर ऐसी बातें करता बता दो। कैलकुलेशन के लिए अगर बोलेगा बता दो तो भाई जेई कैसे कर पाएगा फिर। इंटीग्रेट करना सीख लिया, अब अप्लाई कर भाई। हाँ प्रथमेश, वो रह गया था गिरा गिरा के। नेक्स्ट बताओ। 14 देखो अब। 14 में देखो क्या है, वेरी गुड सिद्धेश। ये होना चाहिए यार, कैलकुलेशन करने के लिए तो तुझे रेडी रहना चाहिए। तुझे आता रहता है लेकिन तू सोचता है करा लिया जाए तो अच्छा है, क्यों मेहनत करना। देखो यहाँ पे बोला गया है एक पार्टिकल है P इज स्लाइडिंग डाउन अ फ्रिक्शनलेस हेमी स्पेरिकल बाउल। ये देखो कोई हेमी स्पेरिकल बाउल है ना, इसमें कोई पार्टिकल स्लिप करके जा रहा है, P पार्टिकल। इट पासिस द पॉइंट ए एट टाइम टी इक्वल टू जीरो ना, ये कोई टाइम जीरो पे यहाँ पे ए को क्रॉस हुआ, मतलब ये हेमी स्पेरिकल बाउल थोड़ा बड़ा रहा होगा ना ऊपर से कहीं स्लिप होके आ रहा था। डायग्राम एक अच्छे से बना देता हूँ, एक मिनट। ये हमने कोई एक हेमी स्पेरिकल बाउल ले लिया है ना, ऊपर से हमने पार्टिकल को छोड़ा तो वो स्लिप होके जा रहा था, कोई टाइम पे यहाँ पे क्रॉस हुआ पॉइंट ए को, टाइम जीरो पर ना, जिस टाइम पे क्रॉस हुआ वहां से हमने स्टॉप वॉच ऑन किया ना, तो उसको हमने टाइम जीरो माना। एट दिस इंस्टेंट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ इट्स वेलोसिटी इज v। अब देखो ये जो नीचे को पार्टिकल की कुछ वेलोसिटी होगी तो उसका इधर का कंपोनेंट कितना है, v आया है। इधर को कुछ मान लो v1 है, तो v1 का इधर कंपोनेंट v है। A bead q of the same mass as p is ejected from a at t equal to 0 along a horizontal string ab। अब उसी इंस्टेंट पर यहाँ पे एक इधर को थ्रेड लगी हुई है, और उस थ्रेड से एक पार्टिकल को हमने इधर को फेंका q को, सेम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी v से। और ये स्मूथ है ना, थ्रेड जो है ये स्मूथ है। एक सेकेंड।
इसको मैं दो अलग अलग डायग्राम में दिखा देता हूँ ना। पी वाला जो है वो तो ऐसे जा रहा है, और क्यू वाला यहाँ थ्रेड एक है, थ्रेड पे स्लिप करके जा रहा है, और उसकी भी शुरू में इधर को वेलोसिटी वी है, और ये स्मूथ है ना, कोई फ्रिक्शन नहीं है। तो पूछा गया है कि फ्रिक्शन बिटवीन स्ट्रिंग एंड बी नेग्लेक्टेड, टीपी टीक्यू दिया हुआ है। अब देखो पार्टिकल पी को स्लिप करके यहां तक आने के लिए, बी तक आने के लिए कुछ जो टाइम लगा, ऐसे आ रहा है ना पार्टिकल बी, उसको टाइम लगा टीपी, और क्यू वाले को यहाँ ए से चल के बी तक आने का जो टाइम है वो लगा कुछ टी क्यू। तो टीपी बड़ा होगा या टी क्यू बड़ा होगा, ये हमें सोचना है। तो कोई सजेशन देना चाहेगा, कुछ बताना चाहेगा इसमें क्या हो सकता है? अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं कोई कुछ बता पाता है। सेंटर मान लें ऊपर, ओके सेंटर मान लेते हैं। प्रथमेश के अलावा और बताओ, और कोई कुछ बताना चाहेगा? प्रथमेश ने ये बता दिया कि भाई यहाँ पे सेंटर ले लेंगे, हेमी स्पेरिकल बाउल है तो यहाँ सेंटर ले लो, फिर सोचो। इस भावेश का सजेशन है कि इतनी तरह तरह की चीजें करने से अच्छा स्किप ही कर देता हूँ। और कोई अच्छा सजेशन? आदित्य ने एकदम लेमैन टाइप से सोचा कि ज्यादा डिस्टेंस चलना पड़ेगा तो ज्यादा टाइम लगेगा। वेरी गुड आदित्य। और कोई सजेशन? ये तो एकदम ही लेमैन टाइप वाली थिंकिंग हुई, ज्यादा चलना पड़ेगा तो ज्यादा टाइम लगेगा। वेलोसिटी पे भी तो सोचना है आपको कि वेलोसिटी बढ़ रही है कम हो रही है, फास्ट जा रहे हो स्लो जा रहे हो। ज्यादा डिस्टेंस चलना है लेकिन फास्ट चलोगे तो टाइम कम लग जाएगा ना, वो भी तो सोचो एक बार। सरायु तू कुछ बोलना चाहेगी? नहीं चमक रहा, ओके। और कौन कौन लोग हैं जो कुछ बोल सकते हैं? राज तू कुछ बोलना चाहेगा, राज पगार? हाँ आदित्य, लेकिन एक्सलेरेशन भी है, वो भी तो देखो। सोनाली तू कुछ बोलना चाहेगी? ओके, चलो अब हम लोग सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे ये देखो, इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी v है, ठीक है क्लियर है। और जब वो यहाँ पे होगा अभी इस जगह पे, तो इस टाइम पे इधर को कुछ g की वजह से कुछ g साइन थीटा एक्सलेशन आ रहा होगा ना। अगर यहाँ का इंक्लिनेशन मान लो कुछ थीटा इस जगह पे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, तो इधर को कुछ g साइन थीटा एक्सलेशन आ रहा होगा ना। ये थीटा लगातार चेंज हो रहा होगा ना, जैसे जैसे हम आगे जाएंगे जी साइन थीटा चेंज होगा। तो ये जो इस एक्सेलरेशन का इधर कुछ कंपोनेंट आएगा कि नहीं आएगा, इस जी साइन थीटा का इधर कुछ एक्सेलरेशन का कंपोनेंट आएगा। वेरी गुड। तो अब देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन एक्चुअली काफी पुराना क्वेश्चन है, जब मैंने तैयारी की थी तब भी ये क्वेश्चन मैंने देखा था। तो उस टाइम में मुझे भी लगा था यार कि ये वाला जल्दी पहुंच जाना चाहिए ना, फिर बाद में समझ आया कि नहीं ऐसा नहीं होता है। तो देखो यहाँ पे क्या है, इस एक्सेलरेशन का इधर कंपोनेंट आएगा, तो वो क्या करेगा, इस वेलोसिटी को बढ़ाएगा कि नहीं बढ़ाएगा, इसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को। ये ध्यान रखना, एक्स वाला आप अलग सोचोगे, वाई वाला अलग ना, दोनों मिक्स नहीं करोगे। इधर हमने एक्स एक्सिस लिया है, पी की एक्स में वेलोसिटी क्या है, वी है ना, और इधर एक्सेलरेशन भी है, ठीक है।
तो ये वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, हॉरिजॉन्टल वाली वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। कब तक बढ़ती जाएगी? जब तक वो लास्ट ये लोएस्ट पॉइंट पे नहीं पहुंच जाए। लोएस्ट पॉइंट पे आने के बाद अब इसका क्या होगा, जो एक्सेलरेशन होगा जी साइन थीटा का वो इधर को आएगा, तो इसका कंपोनेंट अब इधर हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस पॉइंट तक ना पी वाले का बस हॉरिजॉन्टल सोचो, एक्स एक्सिस सोचो, वाई एक्सिस नहीं। तो अगर उसका हम बस एक्स एक्सिस सोचें तो यहां से यहां आने तक वेलोसिटी बढ़ती गई है, फिर यहाँ पे मैक्सिमम हो गई है और फिर कम होना शुरू होगी। अब कम होते होते वापस जब वो यहाँ पहुंचेगा तो जितना जैसे जैसे बढ़ी थी वैसे वैसे कम होके फिर यहाँ पहुंचेगा, तो उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, फिर से v हो जाएगी ना। इस पार्ट में इंक्रीज होता गया है, फिर वैसे ही डिक्रीज होता जाएगा। तो अगर हम केवल इसकी x वाली वेलोसिटी को देखें तो इसकी x वाली वेलोसिटी इस जगह पे अगर हम सोचें इस टाइम पर, तो वो v से ज्यादा है v से कम है। मान लो ये हमने पॉइंट कुछ एक c लिया, तो पॉइंट c पे जो वेलोसिटी है वो क्या है, v से ज्यादा है ना। यहाँ पे एक पॉइंट d लेते हैं, तो d पे उसकी जो वेलोसिटी है वो v से ज्यादा है v से कम है। हॉरिजॉन्टल वाली केवल सोचना है। अबे देखो b पे पहुंचने के बाद इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी फिर से v हो जाएगी ना। यहाँ पे v था, पहले बढ़ता गया, फिर कम होते होते यहाँ आके फिर से हॉरिजॉन्टल v होगा, तो अभी तो v से ज्यादा होगा ना यहाँ पर। जब लास्ट पॉइंट पे जाके हॉरिजॉन्टल v हुआ है तो फिर यहाँ पे तो अभी v से ज्यादा रहा होगा ना जब यहाँ पहुंचा होगा। इस जगह की बात है ना, इसको मैंने यहाँ x का केवल देख रहे हैं ना। तो vc के इक्वल रहा होगा, एक तरह से आप ऐसे सोच सकते हो अगर सेम डिस्टेंस है सब कुछ तो यहाँ vd भी क्या है, v से ज्यादा। तो अगर हम पार्टिकल p का केवल x वाला मोशन देखें तो पूरे x डायरेक्शन में यहाँ पे वेलोसिटी v थी शुरू में और फिर लास्ट पॉइंट पे v है, और बाकी पूरे पाथ में वेलोसिटी v से ज्यादा रही है v से कम रही है। v से ज्यादा रही है ना, पूरे x एक्सिस के यहाँ से यहाँ तक के जर्नी में पूरी टाइम वेलोसिटी इसकी v से ज्यादा रही है। डिस्प्लेसमेंट इसका और इसका दोनों का सेम है x एक्सिस में, लेकिन p की वेलोसिटी x एक्सिस में हमेशा ज्यादा थी पूरे जर्नी के ड्यूरेशन में। ये तो v से ही चला है ना, लेकिन ये v से फास्ट चला पूरी जर्नी में। तो कौन पहले पहुंचेगा b पर? ना पहले कौन पहुंच जाएगा, t वाला फास्ट जा रहा है ना, तो p वाला पहले पहुंचेगा। जो पहले पहुंचेगा उसको कम टाइम लगेगा ना, टीपी लेस देन टी क्यू आएगा यहाँ पर। सब कुछ समझ गया, केवल x वाला सोचना ना, y वाला मिक्स मत करना है, x का अलग सोचना है y का अलग सोचना है। नहीं सही क्वेश्चन है, मैंने भी जब पहली बार देखा था 12th में 11th में तो बड़ा अच्छा लगा था ये। मैथ्स की भाषा में हम ऐसे लिख देंगे ना कि ये यहाँ से यहाँ तक उसकी वेलोसिटी इंक्रीज करेगी। मैथमेटिकली नहीं करना है, ये मैथमेटिकली नहीं करना है भाई, बस ये हमें ऐसे कंपेयर करना है। आपको देखो उसमें बस रिलेशन पूछा है, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, मतलब लॉजिकली बस आपको सोचना है कि क्या है यहाँ पर। हाँ प्रथमेश, सॉल्व नहीं करने का क्वेश्चन है ये, उसमें बस कंपैरिजन करना था। भावेश देखो मैं लास्ट वाला पार्ट ये बोल रहा था, देखो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी v1 थी इधर को, और उसका कंपोनेंट यहाँ पे v है। तो जब वापस से ये यहाँ पहुंचेगा तो फिर से इसकी वेलोसिटी v1 होगी और इसका इधर कंपोनेंट v हो जाएगा, है कि नहीं। जब यहाँ पे v1 है और यहाँ से छोड़ोगे तो वापस जब यहाँ पहुंचेगा तब v1 होगा। एनर्जी कंजर्वेशन से सोच सकते हो ना, अभी एनर्जी कंजर्वेशन पढ़ा नहीं है। यहाँ पे इसमें काइनेटिक एनर्जी है और पोटेंशियल एनर्जी, अगर हाइट मान लो h ले लो, मैंने थोड़ा पोटेंशियल एनर्जी पहले सिखाया है ना। तो यहाँ पे देख लो दोनों की हाइट यहाँ पर और यहाँ पे सेम है, तो दोनों की काइनेटिक भी यहाँ पे सेम आ जाएगी ना। अगर दोनों की पोटेंशियल यहाँ पर सेम है यहाँ और यहाँ पे, तो दोनों की काइनेटिक भी सेम होगी ना। अगर कभी भी एनर्जी कंजर्व रहती है, लॉस नहीं होती, तो काइनेटिक और पोटेंशियल का सम कंजर्व रहता है। तो अगर यहाँ पे v1 है तो यहाँ पे भी v1 होगा, और उसका इधर कंपोनेंट v है तो यहाँ पे भी v1 का कंपोनेंट इधर v आएगा ना। सब कुछ सेम है, जो चीज इधर है वही चीज यहाँ पर हो रही है।
तो यहाँ पे v1 से बढ़ते बढ़ते मान लो यहाँ पे आप v2 आए, फिर v2 से कम होते होते v1 गए, तो जब लास्ट पॉइंट पे v1 होगा तब आपका हॉरिजॉन्टल v होगा। उसके पहले तो हर जगह कंपोनेंट जो होगा हॉरिजॉन्टल वाला वो v से ज्यादा ही होगा ना, क्योंकि बाकी हर जगह स्पीड ज्यादा है। और देखो हमने मोशन इन 1D में भी पढ़ा था कि अगर कोई चीज कोई एक डायरेक्शन में गई है, थोड़ी देर तक मान लो एक्सेलरेट हुई फिर रिटार्ड हुई, तो जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ती है फिर वैसे वैसे ही कम होती है ना। अगर एक पार्ट में बढ़ रही है दूसरे पार्ट में कम हो रही है, तो अगर जैसे जैसे पहले अगर एक्सेलरेशन प्लस में था बाद में माइनस हुआ, तो जैसे जैसे बढ़ती है फिर वैसे वैसे ही कम होती है ना। समझ आ रहा है सभी को? भावेश केवल एक्स एक्सिस का सोचना है, वाई का नहीं सोचो, आप मिक्स नहीं करो। याद है ना, एक्स और वाई के मोशन आपस में इंडिपेंडेंट होते हैं। केवल एक्स का सोचो, एक्स में हमेशा वो एक्सीलरेट करता गया है फिर रिटार्ड किया है, और वी से शुरू हुआ। देखो इसको अगर मैं केवल एक्स में बना दूं क्वेश्चन, तो ये कुछ ऐसा क्वेश्चन है, पी वाला और क्यू वाला। क्यू को बोल दिया गया कि वो कांस्टेंट स्पीड से चलेगा, पी वाले को बोला गया कि वो पहले एक्सेलरेट करेगा, वी से स्टार्ट हुआ और एक्सेलरेट करेगा, फिर बाद में रिटार्ड करेगा और वापस से वी हो जाएगा। तो इसको ज्यादा टाइम लगेगा या इसको ज्यादा टाइम लगेगा? जो एक्सेलरेट कर रहा है उसको यहाँ आते आते वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाएगी, इसमें वेलोसिटी बढ़ी है फिर यहाँ कम होगी और फिर से कम होते होते वी हो जाएगी। तो पूरी जर्नी की स्पीड तो वी से ज्यादा है ना भाई। अगर आधे टाइम एक्सेलरेट हुआ और आधे टाइम रिटार्ड हुआ, तो पूरे जर्नी में तो उसकी स्पीड वी से ज्यादा ही रही ना, और ये पूरे टाइम वी से चल रहा है, तो जल्दी तो यही पहुंचेगा ना। केवल एक्स का सोचो, वाई का कोई नहीं सोचना, एक्स और वाई दोनों इंडिपेंडेंट है। कुछ आइडिया लगा इस क्वेश्चन से? सोनाली तुझे भी समझ आया? एक मिनट रुकना, मेरे को यार चार्जर कनेक्ट करना पड़ेगा, एक मिनट रुक जा। थोड़ी देर पे आता हूँ। चलो नेक्स्ट अब कौन सा देखना है, नाइन्थ वाला। नाइन्थ के लिए एट्थ पहले पढ़ लेते हैं। एट्थ में देखो बोला गया है कि पॉइंट ऑन द व्हील रोटेट्स अबाउट इट्स सेंटर अकॉर्डिंग टू द प्लेन, अकॉर्डिंग टू द रिलेशन थीटा आपको दिया हुआ है। तो फाइंड एवरेज एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अ पॉइंट ऑन द व्हील ड्यूरिंग अ टाइम इंटरवल व्हेन इट कम्स टू रेस्ट। तो नाइन्थ तो, एट तो हो गया है ना, आपको नाइन्थ चाहिए। आपको रिलेशन दे दिया है थीटा इक्वल टू, नहीं नहीं श्रेयस थ्री कहाँ हो पाएगा, अगर तेरे डाउट हो गए श्रेयस तो तू जा सकता है। देखो इसमें क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में बोला गया है एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन। एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन कैसे निकालते थे? याद है, अल्फा जो होता है उसके दो रहते थे, एक तो इंस्टेंटेनियस और एक एवरेज।
इंस्टेंटेनियस के लिए डी ओमेगा बाई डी टी करते थे और एवरेज के लिए डेल्टा ओमेगा बाई डेल्टा टी करते थे। तो आपको यहाँ पे क्या चाहिए, एवरेज चाहिए। एवरेज के लिए क्या करना पड़ेगा, डेल्टा ओमेगा ना ओवर डेल्टा टी। तो आपको पहले तो टाइम निकालना पड़ेगा, रुकने में टाइम कितना लगा है। तो हम अगर इसको एक बार डिफ्रेंशिएट कर देंगे, थीटा को एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें ओमेगा आ जाएगा। कोई भी टाइम टी पे ओमेगा कितना आ रहा है, 6 - 6 t²। थीटा को डिफ्रेंशिएट कर दिया ना, और ये जब रुक जाएगा तो ओमेगा कितना हो जाएगा, ओमेगा 0 हो जाएगा ना रुकने पर। तो यहाँ आ जाएगा 6 - 6 t² इक्वल टू 0, मतलब t इक्वल टू 1 सेकेंड, 1 सेकेंड बाद रुकेगा। अब आप डेल्टा टी पता चल गया, टाइम कितना लग रहा है, 1 सेकेंड। 1 सेकेंड का एवरेज अल्फा चाहिए। अब इनिशियल ओमेगा निकालो, इनिशियल ओमेगा कितना था, टाइम 0 डालो यहाँ पर। इनिशियल ओमेगा कितना है, टाइम 0 डालोगे तो कितना मिलेगा, 6 - 6 इंटू 0, 6। फाइनल ओमेगा कितना है, फाइनल तो रुक गया ना, फाइनल ओमेगा 0। तो अब डेल्टा ओमेगा पता चल जाएगा, डेल्टा टी पता है ना। डेल्टा के लिए हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल करोगे ना, अपॉन में डेल्टा टी। ठीक है बच्चों, 9th क्लियर हुआ। नेक्स्ट बताओ। इलेवन देखो। देखो आपको ये बोला गया है कि कोई पार्टिकल है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस जा रहा है। ये हमने यहाँ पे एक्स एक्सिस ले लिया, ये वाई एक्सिस ले लिया, और ये एक्स एक्सिस के पैरेलल ए डिस्टेंस पे पार्टिकल जा रहा है ऐसे v स्पीड से। तो हमें बताना है कि जब वो कहीं यहाँ आ चुका है, जिस टाइम पे पार्टिकल का रेडियस वेक्टर थीटा एक्स एक्स एक्सिस से ये पार्टिकल को मिलाने वाला ये उसका रेडियस वेक्टर है ना, जब ये एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बना रहा है तब का हमें ओमेगा चाहिए। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन तो कितनी बार कराए हैं भाई। ये अगर इधर को v से जा रहा है तो आप क्या करोगे ओमेगा निकालने के लिए, क्या करोगे बच्चों। ये अगर एंगल थीटा है तो ये एंगल भी कितना आएगा, थीटा आएगा ना। v का इधर कंपोनेंट आ जाएगा v cos थीटा, और ये आ जाएगा v sin थीटा। अब एवरेज ओमेगा निकालने का फॉर्मूला क्या रहता है, हमें ओरिजिन के अबाउट ओमेगा निकालना है। तो परपेंडिकुलर वाला v अपॉन में बीच की डिस्टेंस, ये परपेंडिकुलर वाला v कितना है, v sin थीटा, अपॉन में ये अगर a है, ये एंगल भी थीटा आएगा ना, ऑल्टरनेट एंगल। ये अगर a है तो ये बीच की डिस्टेंस r निकाल लोगे, d निकाल लोगे। ये सिद्धेश बताएगा d कैसे निकलेगा, सिद्धेश d की वैल्यू बता। साहिल, ये सॉरी सिद्धेश, ए पता है, थीटा पता है, डी की वैल्यू बता। वेरी गुड। तो डी कितना आएगा, ए बाई साइन थीटा। तो यहाँ पे अब रख दो डी की वैल्यू a बाय साइन थीटा ना, कर लो सॉल्व आगे।
नहीं, ये तो नॉर्मल बस जो अपन ने बेसिक सीखा था बस उसका एप्लीकेशन था। नेक्स्ट, सेवनटीन देखो, एक मिनट रुकना। हेलो, हाँ दावरे, मैं क्लास ले रहा हूँ, 10-15 मिनट में कॉल करता हूँ ना। 17 देखते हैं अब। A particle of mass m is moving with constant velocity v on a smooth horizontal surface. A constant force F starts acting on the particle perpendicular to v. Radius of curvature after force F starts acting is, तो आपको ये बोला जा रहा है कि ये कोई पार्टिकल इधर को जा रहा था v वेलोसिटी से, अब अचानक से इस पे इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक फोर्स लगा है, तो अब आगे पाथ उसका ऐसा नहीं रहेगा ना, अब आगे वो घूम जाएगा। तो अभी इस इंस्टेंट पे हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर चाहिए। तो अगर ये फोर्स इसके परपेंडिकुलर है तो ये कौन सा फोर्स है अभी? अभी अगर ये फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर लगा है तो ये कौन सा फोर्स हुआ? सेंट्रीपिटल वाला ना। ये क्या करेगा? उसको ऐसे घुमाना चाहेगा ऐसे। तो आप क्या लिखोगे? एफ बराबर एम वी स्क्वायर बाई आर। तो आपको एम दिया है, वी दिया है, एफ दिया है, आर पूछा है कि इस इंस्टेंट का आर कितना होगा। हो जाएगा। नेक्स्ट, सिद्धेश तू थोड़ा रुक जा, बाकी लोगों के डाउट मेरे हिसाब से अब खत्म हो जाएंगे टू के, फिर तेरे कराता हूँ ना, क्योंकि बाकी लोगों के कम है, इनके पहले करा देंगे। 32, 33, 28, 28 देख लो पहले। ट्वेंटी एट में देखो क्या बोला गया है। A large mass m hangs stationary at the end of a light string that passes through a smooth fixed ring. देखो यहाँ पे 28 में बोला गया कि एक हमने रिंग फिक्स कर दी है, और इसमें ये फिक्स है ना, स्पेस में कहीं फिक्स है, और इसमें से एक स्ट्रिंग पास होके गई है, उससे एक ब्लॉक हैंग किया गया है, और दूसरा वाला जो पार्ट है उससे एक मास अटैच कर दिया गया है। अब इसको देखो, अगर मैं इसको छोड़ दूंगा, कुछ नहीं यहाँ पे करूं, तो इसका जो वेट है ये इसको क्या होगा, नीचे ऊपर खींचना चाहेगा ना। तो इसको संभालने के लिए हमें इसको घुमाना पड़ेगा। अगर मैं इसको घुमा दूं यहाँ पर, अगर ये ऐसे घूमेगा तो स्ट्रिंग में टेंशन आ जाएगा, वो टेंशन इसको रोक लेगा। फिर अगर ये यहाँ पे घूमता रहेगा तो ये यहाँ पे रुका रहेगा ना। यहाँ पे इसको रोकने के लिए कितना टेंशन चाहिए? टी बराबर एम जी चाहिए ना। तो आपको टी की वैल्यू पता चल गई, एम जी है। फिर ये एंगल आपको देखो थीटा दिया हुआ है, तो यहाँ का ये एंगल भी कितना आएगा? थीटा। तो यहाँ पे टी कॉस थीटा इसके वेट को बैलेंस कर रहा होगा, और इस टी का इधर वाला कंपोनेंट ना इसको सेंटीपिटल फोर्स दे रहा होगा। तो अब देखो हमें पता है कि टी कॉस थीटा बराबर एम जी है, और हो जाएगा अब प्रणव, ठीक है। टी बराबर एम जी कर देना। और आपको पूछा क्या गया इसमें? आपको टाइम पूछा गया ना, एक सर्कल कंप्लीट करने का टाइम। तो अगर ओमेगा आ जाएगा तो टाइम कितना लगेगा? 2 पाई बाई ओमेगा करके टाइम बता दोगे ना। एक सर्कल कंप्लीट करना मतलब कितना एंगल घूमना? 2 पाई एंगल घूमना ना। ओमेगा कैसे निकालोगे? तो इसका सेंटीपिटल फोर्स लिख देना, टी साइन थीटा इक्वल टू एम,
ये लेंथ एल दी है ना, ये एल है, ये थीटा है, तो ये रेडियस कितना आएगा, एल साइन थीटा ना, इसका रेडियस सर्कल का एल साइन थीटा आएगा, तो एम आर ओमेगा स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करोगे, टी की वैल्यू डाल दो ऊपर से, ओमेगा आ जाएगा, टाइम आ जाएगा। फिर नेक्स्ट कौन सा था, 32। 32 में देखो क्या बोला गया है, a force of constant magnitude F acts on a particle moving in a plane such that it is perpendicular to the velocity of body and force is always directed towards a fixed point. Then the angle turned by the velocity vector of the particle as it covers a distance s. क्योंकि आपको ये बोला गया कि एक कांस्टेंट मैग्नीट्यूड का फोर्स लग रहा है और जो कि हमेशा उसकी वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है। तो ऐसा कहाँ पे होता है कि कांस्टेंट मैग्नीट्यूड का फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर लग रहा है हमेशा, ऐसा कहाँ पे पॉसिबल है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ना, जहाँ पे केवल सेंटीपिटल एक्सीलरेशन होगा, टेंजेंशियल फोर्स नहीं है, ध्यान रखना, केवल सेंटीपिटल होगा तभी परपेंडिकुलर आएगा ना, मतलब कांस्टेंट स्पीड से वो सर्कुलर मोशन कर रहा है, केवल सेंटीपिटल फोर्स है। तो हमें बताना है कि अगर वो एस डिस्टेंस जब तक कवर करेगा तब तक वो एंगल कितना घूम जाएगा। अगर v कांस्टेंट है तो v इक्वल टू आर ओमेगा होता है ना, तो ओमेगा भी क्या आएगा, यहाँ पर कांस्टेंट आएगा ना, तो थीटा निकालने के लिए ओमेगा टी लगा दोगे, और ओमेगा कैसे निकालोगे, एफ बराबर कर दो एम वी स्क्वायर बाई आर। हो जाएगा, नहीं करूं, सिद्धेश हो जाएगा। ठीक है, ट्राई कर लेना, अगर नहीं हो तो बताना फिर। 34 देखो अब, नेक्स्ट कौन सा, 34 ही बोले थे ना, 33 था ना, 33। 33 में देखो क्या बोला गया है, पी क्यू आर एस इज अ फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑन विच अ पार्टिकल a of mass m moves in a circle of radius r with constant velocity omega such that r omega square is g by 3. Another particle of mass m is tied to a through an inextensible massless string. O is the hole through which string passes down to B. Tension in the string at this instant will be. देखो इसमें क्या क्या बोला गया है, ये सेम वही जो अभी हमने पीछे रिंग वाला किया था ना 28 वाला, उसी टाइप का क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा इसमें सिचुएशन चेंज है। ऐसा एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है, सिद्धेश अभी तू अपनी पढ़ाई पे फोकस करना, अभी पैटर्न वैटर्न इन सब पे मत कर। अभी इस बार का रिजल्ट काफी अच्छा आया है, मतलब हम लोग का ए स्टार इस साल का जो बैच था वो उतना अच्छा नहीं था, ठीक ठाक था, वो भी लगभग पूरा सेलेक्ट हो गया है, तो तुम लोगों का बैच तो मतलब काफी अच्छा रिजल्ट देगा। अभी तुम लोग उस पर मत ज्यादा फोकस करो, पढ़ाई करो। 33 में देखो बोला गया कि पी क्यू आर एस एक ऐसा अपना प्लेन था, पी क्यू आर एस मूविंग इन अ सर्कल विथ रेडियस आर, इस पे एक
पार्टिकल ए है जो कि ऐसे सर्कल में घूम रहा है, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन दिखाया है ना मैंने, ये पार्टिकल ए है। फिर इससे हमने एक स्ट्रिंग के थ्रू एक और पार्टिकल को अटैच किया, और यहाँ पे इसका कुछ सेंटर ओ रहा होगा ना, तो उससे ले जा करके फिर उसको हमने नीचे क्रॉस करा दिया, और वहां पे एक पार्टिकल बी को हैंग कर दिया है। अब बी केवल वर्टिकल में मूव कर सकता है ना, और बी का मास कितना है, उसका भी मास एम है ना, इसका मास एम है। तो अब हमें बताना है कि अगर हम यहां से ऐसे पास करा दें और ये अभी जो घूम रहा है, तो वहां पे आर ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू हमें दी हुई है। हाँ कल्पेश, वेरी गुड। फल की इच्छा करो, लेकिन थोड़े टाइम बाद ना, जब थोड़ा तो पास आ जाओ फल के पास, इतनी दूर है कि अभी से क्यों वो करना। तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा होगा, इधर को कुछ टी लग रहा होगा, इस पे नीचे को एम जी लग रहा होगा, ऊपर को टी लग रहा होगा। तो यहाँ पर आर ओमेगा स्क्वायर जी बाई 3, देखो अगर हम यहाँ पे पार्टिकल के फ्रेम से सोचें, अगर हम पार्टिकल के फ्रेम से सोचेंगे तो हमें क्या दिखेगा, इस पार्टिकल पे क्या क्या फोर्सेस लगते दिखेंगे, ए पर, जो ऊपर टेबल पे है ना, ऐसे बना देता हूँ ना, यहाँ पे ऐसे एक पार्टिकल आया है और एक पार्टिकल यहाँ पे है, ये बी है, ये ए है। तो अगर हम इस पार्टिकल के फ्रेम से देखें तो इस पे हमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दिखेगा, बाहर को एम आर ओमेगा स्क्वायर, और आर ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू है जी बाई 3 ना, और इस पे नीचे को एम जी लगता दिखेगा। तो ये सिस्टम पूरा किधर कैसे मूव होता दिखेगा ना, हमें क्या दिख रहा होगा कि ये वाला फोर्स ज्यादा है, ये वाला फोर्स कम है, तो ये पूरा सिस्टम ऐसे जाता दिखेगा ना, ये इधर को ए से और ये इधर को ए से। तो हम इसके लिए क्या इक्वेशन लिख देंगे, इधर को टी लगा देंगे, इस पे इधर को टी, इसके लिए क्या लिखेंगे, एम जी माइनस टी इक्वल टू एम ए, और इसके लिए लगाएंगे तो टी इक्वल टू टी माइनस एम जी बाई 3, दोनों को ऐड कर देते हैं तो 2 mg/3 इक्वल टू 2 ma। तो ए आ गया g/3, ए आ जाएगा, तो ए में यहाँ पे एक सेकंड मेरे को पूरा सॉल्व कर लेने दो, आंसर निकालने दो, एक बार मुझे चेक करना है। ये mg/3 प्लस ये mg/3 इधर ले आएंगे ना, तो प्लस ma, तो 2 mg/3। तो टेंशन आ रहा है 2 mg/3, एक बार चेक करो इसका आंसर क्या है 33 का। ठीक है, सबको समझ आया क्या क्या किया मैंने। मैंने इस पार्टिकल के फ्रेम से सोचा ना, ताकि सर्कुलर भी ना, साथ में सर्कुलर ना सोचना पड़े। अब ये पार्टिकल रुक गया ना, अब केवल ये फोर्सेस की वजह से क्या हो रहा होगा वो देखा फिर। नेक्स्ट बताओ। सिद्धेश देख, अगर मैं इस पार्टिकल के फ्रेम से सोचूंगा तो ये इस पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा ना, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, एम आर ओमेगा स्क्वायर।
और इसकी वैल्यू दी है क्वेश्चन में, आर ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू g/3। तो अब हमें सिंपल सा हमारे पास एक क्वेश्चन बन गया कि अब इसको तू रोटेट करना बंद कर देना, मैंने इसको ये ऑब्जर्वर बना दिया है। अब यहाँ पे क्या क्या फोर्सेस लगते दिखेंगे, इधर को mg/3, नीचे को mg, तो पूरा सिस्टम कुछ ऐसे जाता दिखेगा। तो अब ए तो आप डायरेक्ट लिख सकते थे ना, नेट पुलिंग फोर्स अपॉन टोटल मास। इसका पुलिंग फोर्स प्लस में लोगे, इसका पुलिंग फोर्स माइनस में, तो ए आ जाएगा, ए आ जाएगा, तो कोई एक की इक्वेशन लिख के टी निकाल लो। 34 अभी आप छोड़ दो, 34 में पावर का कॉन्सेप्ट आया है। पावर हम लोग वर्क पावर एनर्जी में पढ़ेंगे ना, ये इस चैप्टर का क्वेश्चन नहीं है 34। नेक्स्ट 39, 39 देखो सभी। A horizontal rectangular pipe is rotating with constant angular velocity 5 radian per second. The vertical face of the pipe are smooth. Vertical face of the pipe are smooth, but bottom face is rough. अच्छा, coefficient of friction between the bottom face and the block. देखो इसमें क्या बोला गया है, एक आपको पाइप दे दी गई है ना, ये हॉरिजॉन्टल पाइप है और ये ऐसे रोटेट कर रही है ना, हॉरिजॉन्टल प्लेन में कुछ ओमेगा से रोटेट कर रही है, और इसमें एक ब्लॉक रखा हुआ है ना, ये कोई ब्लॉक है ए। अब बोल दिया गया कि ये पाइप का जो ऊपर वाला सरफेस है वो स्मूथ है ना, ये वाला स्मूथ है, और ये वाला रफ है, नीचे वाला सरफेस रफ है। अब जब हम पाइप में बैठ के सोचेंगे तो हम कौन से फ्रेम में बैठे हैं, रोटेटिंग फ्रेम में बैठे हैं ना, तो हमें फोर्स क्या क्या लगते दिख रहे होंगे, बाहर को एम आर ओमेगा स्क्वायर, नीचे को एम जी, ऊपर को नॉर्मल, और ये नीचे वाला रफ है तो पीछे को फिक्सन है कि नहीं। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। फाइंड द एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक रिलेटेड टू पाइप, तो हमें ये पूछा गया है कि पाइप के रिस्पेक्ट में इसका एक्सीलरेशन, तो आप जो पाइप के अंदर बैठ के सोच रहे हो तो जो इस यहाँ पे एक्सीलरेशन आएगा वो विथ रिस्पेक्ट टू पाइप ही होगा ना। ये ए वाला रीजन ये ब्लॉक है, ये ब्लॉक का नाम ए दिया गया है, ए वाला रीजन मतलब वहां पे एक ब्लॉक रखा है उसका नाम ए है। तो अब तो हो जाना चाहिए आराम से ना। नेट फोर्स आ जाएगा एम आर ओमेगा स्क्वायर माइनस एफ, इस डायरेक्शन में अपॉन में एम करोगे एक्सीलरेशन आ जाएगा, वही आंसर होगा, वैल्यू सब दी हुई है। तो हो गए सारे डाउट। सिद्धेश तू कौन सा बोल रहा था, 13 तेरा रह गया था ना अभी। अब जिनको जाना है वो जा सकते हैं, मैं सिद्धेश के 2-3 डाउट करा दूं, सिद्धेश के अभी डाउट बच्चे हैं। 40 बताऊं ओरली, 40 देख लो एक बार। बाय बाय प्रणव, जिनको जाना है वो चले जाओ। ट्रेन ए रन्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट and another train B of the same mass runs from west to east. Bye Prathamesh, bye. At same speed with respect to earth along the equator. 40 वाला सुन लो तो अच्छा है ना, 40 वाला अच्छा क्वेश्चन है। Normal force by the track on tray A is N1 and that by देखो एक चीज ये ध्यान रखो, जैसे कोई ये मान लो अर्थ है, हम अर्थ का टॉप व्यू देख रहे हैं, सॉरी पहले मान लो अर्थ है ये ना, और ये इक्वेटर वाली लाइन है,
ना, ये इक्वेटर वाली लाइन है, हम ऊपर से टॉप व्यू देख रहे हैं ना। टॉप व्यू देखेंगे तो हमें एक ऐसा सर्कल दिख रहा होगा ना, ये वाला सर्कल दिख रहा होगा जब ऊपर से देखेंगे तो। टॉप व्यू का डायग्राम क्या बनेगा, एक ऐसा सर्कल दिख रहा होगा ना? और ये अगर अपने एक्सिस के अबाउट ऐसे घूम रहा है तो ये हमें ऐसे घूमता दिखेगा ना। हम ऊपर से देख रहे हैं ना, ये आई वाले साइड से देख रहे हैं। इधर के साइड क्या होता है, ईस्ट होता है, इधर के साइड वेस्ट होता है। अर्थ किधर से किधर घूमता है, वेस्ट टू ईस्ट घूमता है ना। अब देखो हमें इसमें क्वेश्चन में बोला गया, तो मतलब यहाँ पे इधर ईस्ट है, इधर वेस्ट है ना। हमें इसमें बोला गया कि अ ट्रेन ए रन्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। ट्रेन जो है ए वो ईस्ट से वेस्ट जा रही है, इधर को जा रही है ना। ये मान लो इधर को कुछ v स्पीड से जा रही है विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ, ए वाली ट्रेन। और बी वाली ट्रेन के लिए क्या हो रहा होगा, टॉप व्यू का ही डायग्राम है ना। बी वाली ट्रेन ऐसे जा रही है वेस्ट टू ईस्ट, और अर्थ यहाँ पे ऐसे घूम रहा है, यहाँ पे भी ऐसे घूम रहा है। तो नेट स्पीड किस में ज्यादा मिलेगी, इस सिचुएशन में या इस सिचुएशन में। इस सिचुएशन में क्या होगा, ग्राउंड से मतलब अर्थ के बाहर से अगर मैं देखूं, अर्थ के बाहर से देखूं तो मुझे क्या दिखेगा कि अर्थ के रिस्पेक्ट में ये v स्पीड से इधर जा रहा है, लेकिन ये वाला पॉइंट अर्थ का रोटेशन की वजह से आर ओमेगा से पीछे को जा रहा है। तो अगर मैं कोई प्लेटफॉर्म पर 10 स्टेप आगे गया और प्लेटफॉर्म 5 स्टेप पीछे चला गया तो नेट में कितना आगे जा पाऊंगा। अगर 10 स्टेप आगे गया, प्लेटफॉर्म 5 स्टेप पीछे चला गया, 10 स्टेप आगे गया, मान लो प्लेटफॉर्म 4 स्टेप पीछे गया, तो नेट कितना आगे गया, मैं 6 स्टेप ही आगे जा पाऊंगा ना नेट। तो वही चीज देखो यहाँ हो रही है, मैं जिस प्लेटफॉर्म पे v स्पीड से आगे जा रहा हूँ, ये विथ रिस्पेक्ट टू v है कुछ ना। क्वेश्चन में ये बोला गया है v किसके रिस्पेक्ट में, सेम स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ बोला है ना, अर्थ है हाँ। तो अर्थ के रिस्पेक्ट में ये v स्पीड से आगे गया, अर्थ मतलब ये प्लेटफॉर्म, और प्लेटफॉर्म इधर को आर ओमेगा से जा रहा है, तो नेट वो कितने से आगे जा पाएगा, v माइनस आर ओमेगा से। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्लेटफॉर्म इधर को ही जा रहा है आर ओमेगा से, और ये v से इधर जा रहा है विथ रिस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म। तो नेट बाहर से देखूंगा तो कितनी स्पीड दिखेगी मुझे, v प्लस आर ओमेगा, है कि नहीं। अब इन पे फोर्सेस देखो, इस पे अंदर को mg लग रहा होगा, बाहर को n, और इन दोनों का नेट इसको सेंटीपिटल फोर्स दे रहा होगा। तो ट्रेन ए के लिए क्या इक्वेशन लिखोगे, mg माइनस n बराबर m इंटू, बाहर से मैं देख के लगा रहा हूँ ना, बाहर से मुझे नेट ये फोर्स लग रहे हैं, इन दोनों का नेट सेंटीपिटल फोर्स देता दिख रहा है, और कितनी स्पीड से जाता दिख रहा है, mv स्क्वायर बाई आर। तो n की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पर, mg माइनस m v माइनस आर ओमेगा का स्क्वायर बाई आर, ए वाले में। और बी वाले में देखोगे तो क्या हो रहा होगा, इधर को अंदर को mg लग रहा है, बाहर को nb लग रहा है, और इन दोनों का नेट सेंटीपिटल दे रहा है। तो सेम ऐसे ही होगा, बस यहाँ पे v प्लस आर ओमेगा हो जाएगा ना। ठीक है, तो अब देखो जिसमें ये वाला टर्म सब्ट्रैक्ट करने वाला टर्म बड़ा होगा, वो टर्म छोटा हो जाएगा ना पूरा ओवरऑल। तो इसमें देखो यहाँ पे प्लस आ गया, तो ये टर्म बड़ा है ना, हम ज्यादा सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं सेकेंड केस में, तो ये टर्म छोटा हो जाएगा ना। तो यहाँ पे एन ए ग्रेटर देन एन बी आएगा, मतलब एन वन ग्रेटर देन एन टू। ठीक है बच्चों, सबको चमक गया ना अच्छे से क्या हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, फिर अब जिनको जाना है जाओ, सिद्धेश का एक डाउट मैं करा देता हूँ, बस फिर छुट्टी। चलो बाय एवरीवन, बाय, जिनको भी जाना है जाओ अब ना। 13 देख लो सिद्धेश, एक और देख लो, बस फिर छुट्टी। 13 में देखो क्या बोला गया है, 13 में देखो बोला जा रहा है कि इधर को एक्स एक्सिस है, इधर को वाई एक्सिस है, और एक पार्टिकल जो है
A point P moves in a counterclockwise direction on a circular path. काउंटर क्लॉकवाइज ऐसे जा रहा है ना, ये हमारा सर्कुलर पाथ है. काउंटर क्लॉकवाइज मतलब ये ना, एंटी क्लॉकवाइज ऐसे हुआ ए से बी को ना, और ये जो है ये डिस्टेंस 20 मीटर रेडियस दिए. यहाँ पे कुछ कोऑर्डिनेट बताया x, y. तो वो आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ये डिस्टेंस दी हुई है ना. जब वो ऐसे जा रहा है तो आपको ये डिस्टेंस कवर दी है, टी टाइम में डिस्टेंस कितनी कवर हो रही है, तो वो आपको कितनी दे दी गई है, t³ + 5. अब अगर आपको डिस्टेंस दी है तो डिस्टेंस का डिफरेंशिएशन क्या देगा आपको, स्पीड देगा या वेलोसिटी देगा? सिद्धेश बता भाई, डिस्टेंस का डिफरेंशिएशन स्पीड देगा ना, v देगा 3t². और स्पीड का डिफरेंशिएशन क्या देगा, एक्सेलरेशन या टेंजेंशियल एक्सेलरेशन? केवल अगर मैं स्पीड को डिफरेंशिएट करूं तो स्पीड का डिफरेंशिएशन टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है ना. अब आपको टाइम दिया है क्वेश्चन में ना कि टाइम 2 सेकेंड है, तो यहाँ 2 सेकेंड डाल दोगे तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा. और आपको क्वेश्चन में क्या बताना है, एक्सेलरेशन बताना है. एक्सेलरेशन में क्या रहता है, एक तो टेंजेंशियल रहता है, एक सेंट्रीपिटल रहता है. टेंजेंशियल यहाँ पे 12 है. ये वाला कैसे निकालोगे, ये कैसे निकालते हैं, v²/r. v कैसे निकालोगे, यहाँ टाइम की वैल्यू डाल दो, v आ जाएगा ना. v कितना है, 3t². t कितना है, 2 सेकेंड. तो v, ये हमने v निकाला ना, यहाँ v निकाल लेते हैं. ये 12 का स्क्वायर हो जाएगा बाय r. r आपको दिया है क्वेश्चन में 20, तो ac आ जाएगा. ac और at आ गया, तो a निकालने के लिए क्या करोगे, at और ac आ जाता है, तो a कैसे आता है, √AT² + AC² करके ना. ठीक है. हाँ, नेट एक्सेलरेशन बताना है हमें ना, केवल एक्सेलरेशन बोला है मतलब नेट एक्सेलरेशन. ठीक है, तो फिर अब करो टेस्ट की तैयारी अच्छे से. बेस्ट ऑफ लक टेस्ट के लिए. क्लोज कर रहा हूँ आप सेशन ना. Excuse me, sir. हाँ बताओ. Sir, can I call you? I have some doubts. हाँ, तो अब कल दिन में कॉल करो ना. Okay, sir. Thank you.